हेलो बच्चों, मैं सांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम जानेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में, जो कि आपका केसी सिन्हा में चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको त्रिभुज की सर्वांग समता से जुड़े सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको 2 या 3-4 पार्टों में पूरा जो समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो आगे भी इसके सेकेंड पार्ट भी जल्दी आएगा। तो वीडियो बने रहे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलर आती रहती है। तो आइए सबसे पहले त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में जानते हैं। कर परिभाषा कहता है कि दो ज्यामितीय आकृतियों को सर्वांगसम कहते हैं यदि उनका आकार यानी शेप और माप यानी साइज क्या हो, समान हो। उदाहरण के लिए मान लें कि एक ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, दो त्रिभुज हैं, ठीक है, दो क्या है, त्रिभुज है दो, ठीक है। ये इसकी माप जो है 3 सेंटीमीटर है और इसकी माप क्या है, 3 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, क्योंकि देखिए क्या है, इसकी दोनों देखिए भुजाएं दोनों, ये दोनों समान, इससे ये भुजा समान, ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है। इस प्रकार ये दोनों आकृतियां क्या होगी, समान होंगी। या एक परिभाषा और है कि यदि दो आकृतियां सर्वांगसम होगी, यदि एक आकृति को उठाकर यदि दूसरे पर रखा जाए तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे में समा जाएंगे, यानी एक दूसरे क्या करेंगे, पूरी तरह से क्या करेंगे, ढक लेंगे। यानी देखिए इसको इस पर रख दिया जाए तो भुजा भी समान है, तो क्या होगा कि दोनों देखने में कितना लगेंगे, मात्र एक ही आकृति लगेगी। तो यानी कह सकते हैं कि दो त्रिभुज समान होंगे यदि क्या है कि दोनों की भुजाएं क्या हो, समान हो। इसी प्रकार यदि हम वृत्त का उदाहरण लिए तो क्या था, उदाहरण था आपका त्रिभुज का। दो वृत्त सर्वांगसम होंगे, ठीक है, यदि उनकी त्रिज्या की लंबाई क्या हो, समान हो। मान लें यहाँ पर कि दोनों की त्रिज्याएं क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो यदि इसको इस पे रख दिया जाएगा तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे। तो इस प्रकार ये वृत्त भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। वही बात यदि हम आयत की करें तो दो आयत भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे यदि इनके भुजाओं की लंबाई क्या हो, समान हो। यानी ये भी 4 हो तो ये भी 4, ये 3 हो तो ये भी क्या, 3 सेंटीमीटर हो। तो इस प्रकार दो आयत भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसी प्रकार यदि हम वर्ग का उदाहरण लें तो दो वर्ग भी क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे यदि इनके भुजाओं की क्या हो, यानी किसी एक भुजा का मान क्या हो, समान। क्योंकि जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होंगी, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। उसी प्रकार यदि हम रेखा की बात करें तो क्या है, दो रेखाखंड क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे यदि क्या हो कि दोनों रेखाओं की जो लंबाई हो वो क्या हो, समान हो। तो इस प्रकार क्या है, रेखा भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और यही बात यदि हम कोण में करें तो दो कोण भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे यदि क्या हो, उन दोनों कोणों की लंबाई क्या हो, समान हो। तो इस प्रकार क्या है कि हमारे सामने हमने क्या है, 5-6 उदाहरण देखे कि जिसमें क्या थे कि दो आकृतियां सर्वांगसम हो रही थी, जबकि क्या अगर दोनों का मान क्या हो, सेम हो। जिस प्रकार देखिए रेखा में 5 सेंटीमीटर था तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। कोण की बात रही तो दोनों कोणों का मान क्या है, सेम रहे, तो क्या है, वो सर्वांगसम होंगे। और क्या है कि जब दो आकृतियां क्या सर्वांगसम होती है तो उसे हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी ये जो साइन है ये आपका सर्वांग समता चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वांग समता चिन्ह, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार क्या है कि हमने सर्वांगसम की परिभाषा से जुड़ी सारी चीज़ें जान ली। अब सर्वांग समता से जुड़ी कुछ और चीज़ें क्या है, आगे वीडियो में हम जानते हैं। चलिए हम यहाँ पर जानते हैं कुछ विशेष ज्यामितीय आकृतियों की समझ। देखिए समझ जो हम पहले उदाहरण ले चुके हैं, बस उसी के बारे में हम लेंगे। मान लेते हैं कि दो रेखाखंड है, ठीक है, ए बी है, यहाँ पर क्या है, ये सी डी है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है। तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं दो रेखाखंडों की सर्वांग समता। क्या, दो रेखाखंडों की
सर्वांग समता के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो हम जानते हैं कि दो रेखाएं क्या होती है, सर्वांगसम होती है, या दो रेखाखंड आपस में सर्वांगसम होते हैं जब क्या है कि दोनों की जो लंबाई हो वो क्या समान हो। ठीक है, यहाँ हम जानते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हम पढ़ चुके हैं, क्या है, हम पढ़ चुके हैं दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, दो रेखाखंड क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। दो रेखाखंड क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। लेकिन कब, यदि क्या हो, दोनों की लंबाई क्या हो, समान हो। क्या हो, यदि दोनों की जो लंबाई हो वो क्या हो, समान हो। यानी देखिए यहाँ पर शर्त क्या काम करेगा कि यदि ए बी जो है ये दोनों सर्वांगसम है सी डी के, ठीक है ना, ए बी सर्वांगसम क्या है, सी डी का, तो क्या होगा कि ए बी क्या होगा, बराबर होगा सी डी के। और दूसरा शर्त ये है कि इसमें कि यदि ए बी बराबर सी डी है तो हम कह सकते हैं कि ए बी क्या होगा, सर्वांगसम होगा सी डी का। यानी जब दो रेखाखंड आपस में बराबर हों तो सर्वांगसम होंगे। यदि दो रेखाखंड क्या सर्वांगसम है तो यानी क्या है, दोनों की लंबाई क्या होगी, समान होगी। उसी प्रकार हम जानते हैं दो कोनों की सर्वांग समता, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, दो कोनों की सर्वांग समता के बारे में। चलिए, तो दो कोण ले लेते हैं, इसका नाम लेते हैं ए बी सी, ये क्या हमारा पी क्यू आर। ठीक है, दो कोण क्या है कि मान लेते हैं बराबर है, ठीक है, सर्वांगसम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम इसके पहले ही पढ़ चुके हैं क्या कि दो कोण सर्वांगसम होंगे यदि दोनों कोणों की मान क्या हो, समान हो। तो हम लिखेंगे कि हम पढ़ चुके हैं कि दो कोण क्या होते हैं, दो कोण सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, दो कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं यदि और केवल यदि और केवल यदि उनके माप क्या हो, उनके माप बराबर हो। क्या हो, माप बराबर हो। तो जब माप बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि यदि कोण ए बी सी सर्वांगसम है कोण पी क्यू आर के, तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर होगा कोण पी क्यू आर के। और दूसरा कंडीशन है कि यदि कोण ए बी सी बराबर है कोण पी क्यू आर के, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी सर्वांगसम होगा एंगल पी क्यू आर के। यानी ये कंडीशन याद रखना कि यदि दो कोण सर्वांगसम होंगे तो वो दोनों कोण क्या है, बराबर भी होंगे। और यदि दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तो वो दोनों कोण क्या है, सर्वांगसम भी होंगे। तो ये था आपका दो कोणों की सर्वांगता से जुड़ी कुछ शर्तें। अब जानते हैं त्रिभुज से संबंधित कुछ पद के बारे में। अगर आपसे यहाँ कोई पूछे कि त्रिभुज के अंग कौन कौन है, तो बताइएगा कि मान ले कि एक त्रिभुज, यदि एबीसी मान ले कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ क्या है कि ए बी बी सी और ए सी क्या है, तीन भुजाएं हैं। क्या है, तीन भुजाएं हैं। यदि क्या इन भुजाओं का नाम भी हम ले लेते हैं, ए है, बी है, सी है, यानी ए बी सी क्या है, इस त्रिभुज की क्या है, तीन भुजाएं। ठीक है, जिसे हम सूचित कर लेते हैं, छोटकी ए, छोटकी बी, छोटकी सी, है ना, ए बी सी से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, से सूचित करते हैं। वही भी बात यदि कोण की कर लें तो कुल मिलाकर कुल कितने कोण, तीन कोण है ना। क्या एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी क्या है, तीन कोण है। क्या है, तीन कोण है। यानी अतः हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज के क्या है, एक त्रिभुज के कुल कितने पार्ट हो गए, तीन कोण, तीन भुजा, यानी 6 अंग हैं। क्या है, एक त्रिभुज के कुल कितने हैं, 6 पार्ट होते हैं। वहीं पर बात यदि हम दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं तथा संगत कोण के अर्थ में करते हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर फर्स्ट में
कि दो त्रिभुजों में समान कोणों की सम्मुख भुजाओं को संगत कोण कहते हैं। यानी इसके माने ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और मान ले कि ये कोण क्या है, इसके बराबर है। तो इसका सम्मुख यानी इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की, इसके सामने की, तो कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल ए के सामने जो भुजा है कौन है, बी सी है। और क्या है यहाँ एंगल बी के सामने कौन है, ए सी है। और एंगल सी के सामने कौन है, ए बी है। इसी प्रकार इधर साइड हम देखें तो एंगल पी के सामने कौन है, क्यू आर है। एंगल क्यू के सामने कौन है, तो पी आर है। और एंगल आर के सामने कौन है, पी क्यू भुजा है। यानी ये दोनों क्या है, यानी क्या इसको कह सकते हैं, संगत भुजा कह सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम संगत कोण की बात करें, देखिए दिया हुआ है कि दो कोणों के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, यदि ये कोण बराबर है, यदि ये भुजा है, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो इसके जो सम्मुख कोण होंगे आपस में बराबर होंगे। यानी कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल पी होगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर एंगल आर होगा। ठीक है, तो यही क्या थे, त्रिभुज से जुड़े कुछ पद थे। तो आइए जानते हैं त्रिभुज के सर्वांग समता की परिभाषा। तो देखिए सर्वांग समता की, त्रिभुज की सर्वांग समता की परिभाषा है कि सर्वांग समता की परिभाषा से दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि और केवल यदि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर इस प्रकार अध्यारोपित यानी रख दिया जाए ताकि यह त्रिभुज ये क्या करे, दूसरे को ढक ले। तो सर्वांग सम की भी तो यही परिभाषा कि यदि एक आकृति को दूसरे पर रख दिया जाए और दोनों क्या करें, एक दूसरे को पूर्ण रूप से यानी ठीक से ढक ले, तो क्या होंगे, ये दोनों आकृति क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, जैसा कि आपको आकृति में भी दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी कुछ संगतताएं हैं कुल, यानी मान लें कि यदि क्या है, ए बी सी तथा डी एफ दो त्रिभुज हैं, तो सर्वांगसम होने के लिए क्या है, इनके पास इनके शीर्षों से जुड़ी कुल छह क्या है, संगतताएं। पहला है कि यदि ए बी सी जो है बराबर है डी ई एफ के, क्या है, यानी इसके कारण कह सकते हैं कि जो क्या है कि यानी ए भुजा बी के बराबर, डी के बराबर भी हो सकता है, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर भी हो सकता है। या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए बी सी जो है वो क्या हो, ऐसे बराबर हो ई डी एफ के, यानी ए भुजा ई के बराबर, बी भुजा जो है वो डी के बराबर, सी भुजा एफ के बराबर। यानी क्या है कि कोई भी कोण या कोई भी शीर्ष दूसरे त्रिभुज के यानी तीनों शीर्ष किसी भी यानी कोई शीर्ष से बराबर हो सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि ए डी से ही बराबर हो, ए ई से ही बराबर हो सकता है। उसी प्रकार कह सकते हैं कि जो ए बी सी है वो ऐसे बराबर हो सकता है। ठीक है, ई ऐसे डी एफ ई ऐसे भी हो सकता है, यानी ए भुजा डी के बराबर, बी एफ के बराबर, सी ई के बराबर। ठीक है, अलग है ना। देखिए इसी प्रकार ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी सी जो है वो ऐसे बराबर हो सकता है ई एफ डी के बराबर। ठीक है, उसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि ए बी सी जो है वो इस प्रकार बराबर हो सकता है, एफ ई डी के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार एक और शर्त हम लिख सकते हैं कि ए बी सी जो है वो ऐसे बराबर हो सकता है एफ डी ई, यानी ये कुल 6 संगतताएं हैं जिसके द्वारा क्या है कि कोई भी दो त्रिभुज की क्या कर सकते हैं, कैसे भी हो, कैसे भी लिखा हो, यानी ये भुजा या इसके बराबर हो जाए, ये कोण इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, कैसे भी हो तो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो ये हैं कुछ इसके बारे में शर्त, यानी कह सकते हैं इस प्रकार कि एंगल ए जो हो सकता है डी के बराबर, एंगल बी जो है क्या होंगे, एंगल ई के बराबर। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि एंगल सी जो हो एंगल एफ के बराबर, या कह सकते हैं कि एंगल ए जो हो सकता है वो एंगल ई के बराबर हो सकता है, एंगल ए जो है एंगल एफ के बराबर हो सकता है। ठीक है, यानी इस प्रकार ये होगा तो बराबर हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो है एंगल ई के बराबर है ना, यानी सभी में कोई ना कोई क्या हो, बराबर हो जाना चाहिए। और आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज की सर्वांग समता कितने कितने प्रकार की कसौटियाँ हैं, यानी कुल मिला के हम जाने तो त्रिभुज के सर्वांगसम होने की कुल 4 कसौटियाँ हैं। कितनी कसौटियाँ हैं, 4 कसौटियाँ हैं। नंबर फर्स्ट की बात करें तो वो है एस एस एस, यानी यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं क्या हों, आपस में बराबर हों, तो वो क्या होती हैं, आपस में सर्वांगसम होंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट।
सेकेंड की बात आते हैं तो वो है SAS, यानी यदि किसी दो त्रिभुजों की दो भुजा एक कोण बराबर हो यानी तो क्या होंगे, वो सर्वांगसम होंगे। तीसरा है यदि ऐसा हो यानी दो कोना एक भुजा हो तो वो भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। चौथा जानते हैं RHS यानी राइट हाइपोटेन्यूस साइड, यानी ये जो है ये हमेशा समकोण त्रिभुज में ही वर्क करता है। ऐसे एक और नियम भी है जिसको हम AAA कहते हैं, लेकिन ये क्या है, ये हम पहले ही जान चुके हैं, तो इसके बारे में क्या है, इसको हम कसौटी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सर्वथा सत्य है। ठीक है कि यदि किसी दो त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं तो वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। लेकिन मुख्य रूप से क्या है, आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज की सर्वांगसम होने की कुल कितनी कसौटियां हैं, तो आप क्या लिखेगा, 4। कितने हैं, यानी कितनी कसौटियां हैं, 4। यानी आपसे कोई पूछ दे कि त्रिभुज की सर्वांग समता होने की कुल कितनी कसौटियां हैं, तो क्या बताइएगा, 4। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है आप कह सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि सर्वांगसम नोट है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भागों को संकेत CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी करते हैं। हमने पढ़ा था संगत भाग कौन सा है, पहला था संगत भुजा और दूसरा था कौन, संगत कोण। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या है, CPCT कहते हैं, यानी सर्वथा जिसको सिद्ध कह दें उसको हम क्या कहते हैं, CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है।